अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन लेक्चर नंबर 26 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा वेरिएशनल कैलकुलस की जो बुक है, तो उससे आप आयलर लैग्रांज इक्वेशन को आज अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये आज हम इसको थ्योरम को अंडरस्टैंडिंग के लिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जो इसका थ्योरम है वेरी वेरी हेल्पफुल इन द सेंस ऑफ वेरिएशन कैलकुलेशन फॉर्मेशन के अंदर। तो फर्दर इसकी डिस्कशन हम करते हैं। ऑल डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस दिस थ्योरम इन द सेंस ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि कैलकुलस वेरिएशन जो आपका एरर्स गॉर्स जो इनके ऑथर हैं, ये उनकी बुक को अजम्पशंस के तौर पे इसको एक्सप्रेस करना चाह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं आयलर लैग्रांज इक्वेशन की स्टेटमेंट की तरफ। इफ़ अ फंक्शनल कंटेन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द फॉर्म, यानी कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर का कंटेन करता है कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और वो कुछ इस सेंस में अपने फंक्शन को जनरेट करे कि जो एक आई लेट होता है, यानी कि आई फंक्शन के अकॉर्डिंग इनटू वाई ऑफ एक्स, आप सिंपली सो वाई ऑफ एक्स भी कह सकते हो, लेकिन ये वाई ऑफ एक्स एज ए आई फंक्शन के तौर पर ट्रीट हो रहा है, तो आपने इसको एज ए इसको आइलेशन फॉर्म में लिखना होगा। तो आई इंटू यानी कि ब्रैकेट वाई ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्मेशन जो इसकी लिमिट है x1 टू x2 एफ ऑफ जो आपका फंक्शन है यानी कि इंडिपेंडेंट फॉर्म में वो है x y डैश इंटू डी एक्स। ये जो हैं इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेंड हुए हैं। एंड द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कैपिटल एफ एग्जिस्ट, यानी कि ये थर्ड यानी कि जो डेरिवेटिव इसके फंक्शन को आप एग्जिस्ट कुछ इस सेंस में करवाओगे, ये आपने इसको प्रूव करना है कि एफ वाई माइनस डी ओवर डी एक्स एफ वाई डैश इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये जो एफ वाई है इट्स मीन कि पार्शियल डेरिवेटिव है एफ का विद रिस्पेक्ट टू वाई के, और ये पार्शियल डेरिवेटिव एफ है विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश के। ठीक है, यानी कि आप इसी लैंग्वेज को आप इस सेंस में भी कह सकते हो कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डैश ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि आप ये फंक्शन की फॉर्मेशन कह लें या ये कह लें, दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो आपने इसके लिए कुछ सुपोजिशन करनी है। प्रूफ है आर डियर स्टूडेंट्स कि लेट वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स बी सम कर्व विच ऑप्टिमाइजेज गिवन फंक्शनल। तो इसके लिए आपने वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ले लिया है जो कि ऑप्टिमाइज कर रहा है किसी भी फंक्शनल को, और कर्व के अंडर वो वर्क हो रहा है, और उसके जो फंक्शन की डेफिनेट इंटीग्रेशन जो फॉर्मेशन होगी कर्व के लॉन्ग आपके पास इंटीग्रेशन ओपन लाइज होती है। तो इंटीग्रेशन जो होगी डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट x1 टू x2 एफ ऑफ x वाई डैश इंटू डी एक्स, यानी ये आपके पास फंक्शन है, ये आपको गिवन है। एंड बाउंड्री कंडीशन, अब इसके लिए जो इसकी बाउंड्री कंडीशन है वो कुछ इस सेंस में होगी कि वाई ऑफ x1 इक्वल होगा y1 के, एंड जैसे आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में करते थे वाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट, यानी कि वाई ऑफ एक्स एन इक्वल टू वाई एन, ये बिल्कुल उसी कंडीशन में आपको बाउंड्री कंडीशन दे दी गई हैं फॉर x1 y1 के लिए, फॉर x2 y2 के लिए, यानी कि और ये बन जाएगा वाई ऑफ x2 इक्वल टू y2। अब ये टू बाउंड्री कंडीशंस हैं फॉर दिस फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है इसके लिए दो बाउंड्री कंडीशन है। और उसके बाद है नाउ आर्बिट्रेरी फंक्शन ईटा एक्स। अब आपने इसके लिए कुछ आर्बिट्रेरी फंक्शन है सिलेक्ट करने हैं। आर्बिट्रेरी फंक्शन ईटा एक्स एज ए डमी फॉर्मेशन में यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है सच डैट, तो क्या होगा ये जो ईटा एक्स है इसमें x1 यानी कि ईटा ऑफ x1 और ईटा ऑफ x2, यानी दो पॉइंट्स जो आपके पास x1 और x2 हैं उनके अकॉर्डिंग जो ईटा होगा यानी आर्बिट्रेरी फंक्शन वो होगा ज़ीरो के इक्वल, और ये ज़ीरो के इक्वल जो होगा इट्स मीन ये आपको ऑप्टिमैलिटी को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे अजम्पशन देगा। तो ये आपने खुद से कंसीडर करवा लेना है क्योंकि ये फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। नाउ कंसीडर सम फैमिली ऑफ कर्व जॉइनिंग x1, y1 एंड x2, y2। अब ये आपने टू ऑर्डर्ड पेयर यानी कि कर्व फैमिली से चूज़ कर लिए हैं। सो वी हैव, तो आपके पास क्या होगा y बार ऑफ x इक्वल है, यानी कि ये आपने ना फॉर टू पॉइंट्स के लिए ये कुछ एक सेंस बनानी है। ये कर्व फैमिली का फॉर्मूला है इन द सेंस ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, यानी कि y बार ऑफ x इक्वल है y ऑफ x प्लस अल्फ़ा ईटा x। इसको आपने इक्वेशन स्टेरिक का नाम दे लेना है। ये आपकी एक जनरलाइजेशन वेरिएशन कैलकुलस की फॉर्मेशन होगी इन द आयलर लैग्रांज इक्वेशन में, ये आपने ऐसे ही राइट करना होगा। इसके बाद आपने फर्दर क्या करना है, ये हमारा अल्फ़ा जो है
इसे ऑप्टिमैलिटी टेस्ट को आपने एंड पे यूज़ भी कराना है कि अगर आपका अल्फ़ा यहाँ पे 0 हो जाता है तो फिर आपके पास ये ओनली बचेगा कि वाई बार ऑफ एक्स इक्वल वाई ऑफ एक्स, ठीक है। वहाँ पे हम इसे यूज़ करवाएंगे इन द एंड प्रोसेस के अंदर, जब हमारा ऑप्टिमैलिटी टेस्ट रीच्ड हो जाएगा, जब हम उसको प्रोसीड करवा चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने कोई बाउंड्री कंडीशंस को इस कैलकुलस वेरिएशन की जो रिज़ल्ट है इसके अंदर अब यूज़ करेंगे। ये आपका एक्चुअली एक लेमा भी है, ये रिज़ल्ट जो है ना ये एक लेमा के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा है, बट आपने इसको ऐसे ही राइट करना होगा। वी कैन सी डैट इट्स बाउंड्री कंडीशंस आर, बाउंड्री कंडीशन फॉर 2 पॉइंट्स यानी कि x1 और x2 के लिए आपने यूज़ करवानी है। तो आप कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एट पॉइंट x इक्वल टू x1, आप सिंपली x1 भी कह सकते हो, बट आपकी जो सेंस होगी x इक्वल टू x1 करवानी है, ठीक है। वैसे भी दोनों में से कुछ भी करवा दे तो नो इशू। तो एट पॉइंट x इक्वल टू x2, ठीक है, दो हमारे पास पॉइंट है, तो y बार ऑफ x1 इक्वल हो जाएगा y1। ये इस तरह है कि ये देखिए हमारे पास ये अगर पॉइंट है तो इसके लिए बाउंड्री कंडीशन यानी कि x1 के लिए y बार जो होगा वो y1 के इक्वल होगा विद रिस्पेक्ट टू x1 के। सिमिलरली जब x2 हमारे पास पॉइंट होगा तो y बार x2 होगा इक्वल y2 के, यानी कि जो बार है उसको आपने क्लोज कर देना, वो नहीं आएगा, वो आपके पास कह लें कि बार इसकी सेंस में यहाँ पे कॉन्जुगेट को रिमूव कर देगा। ये इसकी बाउंड्री कंडीशंस के अंदर एग्जिस्ट करवाना है, यानी कि ये देखें इसमें यहाँ पर बार है तो यहाँ पर बार नहीं आएगा, तो आपने ये इसके फंक्शन की इक्वालिटी को अप्रोच करवा देना है। और ये टू फंक्शन उस वक्त भी अप्रोच कर रहे होते हैं जब आपके पास अल्फ़ा 0 के इक्वल होगा। अगर अल्फ़ा यहाँ पे 0 होता है तो आपने क्या करना है कि ये दो आपके फंक्शन इक्वलेंट हो जाएंगे, यानी कि वाई बार ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा वाई ऑफ एक्स के। वहीं से आप अगर एक्स को x1 से रिप्लेस करते हो तो आपके पास ये रिजल्ट हो जाएगा, और एक्स को x2 से रिप्लेस करोगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। आई होप समझ लगी होगी ऑल डियर स्टूडेंट्स आपको। तो नाउ वी फाइंडिंग द कंडीशंस फॉर द ऑप्टिमैलिटी। तो अब आपने कंडीशंस ऑप्टिमैलिटी टेस्ट की आपने फाइंड करनी है। उसके लिए ये आपके पास रिजल्ट है कि इंटेग्रल डेफिनेट इंटेग्रल जो है x1 टू x2 इसकी लिमिट f ऑफ x कॉमा वाई बार डैश, ये इसकी जो कर्व फैमिली जो थी ना वेरिएशन कैलकुलस की वो है बार की फॉर्म में। तो इसके अलावा जो कर्व फैमिली के जो पहले था वो आपके पास बार नहीं आ रहे थे, वो उस वक्त फैमिली में जनरेट नहीं हुए थे। अब चूंकि ये आपके पास एक फैमिली जनरेट हो चुकी हुई है, ये देखें ना आपके पास फैमिली हमने बनाई हुई है, ये इसकी बाउंड्री कंडीशन है फैमिली की, और ये हमने वेरिएशन कैलकुलस की बाउंड्री कंडीशंस के आपने कर्व फैमिली को जनरेट करवाया। देखें ए फैमिली ऑफ कर्व ज्वाइनिंग, ये आपके पास बार की फॉर्मेशन में इक्वलेंट होता है। तो ये जो वाई बार है ये आपके पास कर्व फैमिली के लिए है। तो यहाँ पर हमने कर्व फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, और ये इक्वल है आई ऑफ एल्फ़ा, यानी कि आई इसमें आइलेट जो फंक्शन है वो एल्फ़ा एज ए फंक्शन का एक्स ट्रीट हो रहा है। अब हमने इस पर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट चेक करवाना है। ये हम ना इसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे यानी कि आई के ऊपर, और लॉन्ग किसके करेंगे अल्फ़ा के, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव आई का आपने लेना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा के। तो हम कह सकते हैं फॉर ऑप्टिमैलिटी पार्शियल आई ओवर पार्शियल अल्फ़ा इक्वल टू 0, यानी कि आपने अब क्या इस सेंस में करना है, ये और फॉर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के लिए आपने एक रिजल्ट लिखा है कि पार्शियल आई ओवर पार्शियल अल्फ़ा इक्वल टू 0 है। उसके बाद क्या करना है कि पार्शियल ओवर पार्शियल अल्फ़ा एज इट इज़, फिर यहाँ पर आई की वैल्यू आपने पुट करनी है। आई की वैल्यू ये टोटली है, ठीक है, जो आपकी ये राइट हैंड साइड है ना ये वाली, ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर आई इस आई की जगह आपने इसको राइट कर दिया है, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल x1 टू x2 f ऑफ x वाई बार डैश इंटू डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने चेन रूल का इस्तेमाल करना है। अब आपका क्या होगा कि ये जो पार्शियल अल्फ़ा है इसको आपने इस फंक्शन f के ऊपर ट्रीट करवाना है इस y बार पे और y बार डैश के ऊपर। तो चेन रूल के तहत आपने इसको जनरेट करना है। जब आप इसको ओपन करोगे ना तो ये क्या होगा कि पार्शियल f यानी कि फंक्शन f है और अल्फ़ा और चेन रूल अप्लाई करोगे y बार के साथ। पहले आप y बार के साथ अप्लाई करोगे फिर y बार डैश के साथ, तो ये क्या होगा पार्शियल f ओवर पार्शियल y बार डॉट यानी मल्टीप्लाई पार्शियल y बार ओवर पार्शियल अल्फ़ा। ये आपका देखिए ना ये जो आपकी है ये है चेन रूल, ये आपका चेन रूल है, और ये पार्शियल f और पार्शियल अल्फ़ा ये आपके पास फंक्शन देखें ना पार्शियल f ओवर पार्शियल अल्फ़ा आपका ये पार्शियल डेरिवेटिव f का विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा हो जाएगा। लेकिन ये आपने जो बनाया ना ये वाला पार्शियल y बार ये आपका चेन रूल है। इसी तरीके से प्लस अब आपने कहना पार्शियल f ओवर पार्शियल y बार डैश मल्टीप्लाई पार्शियल y बार डैश ओवर पार्शियल अल्फ़ा, ये अगेन आपका यानी कि y डैश ये y बार डैश जो है इसके अलोंग आपका
चेन रूल अप्लाई हो चुका है, यानी कि पार्शल एफ़ का पार्शल अल्फ़ा के अकॉर्डिंग। तो ये आपने चेन रूल अप्लाई किया है, ये आपका यहाँ पर चेन रूल यूज़ हुआ है। या आप साइड पे आपने ना चेन रूल का हवाला दे देना कि आपने चेन रूल के ज़रिए किया हुआ है। फिर उसके बाद आपने इसको क्वेश्चन का नाम दे लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिया, एज़। ये आपके पास ना हमारे ये हमने ना एक कर्व फैमिली की जनरेशन से ले लिया। ये एज इट इज़ हमने कर्व फैमिली लिखी हुई थी इक्वेशन स्टैटिक, आप यहाँ पे कह सकते हो। सो वी हैव इक्वेशन स्टैटिक एज वाई बार ऑफ एक्स इक्वल है वाई ऑफ एक्स प्लस अल्फा ईटा एक्स। ये आपके पास है कर्व फैमिली वेरिएशन कैलकुलस, ठीक है। आपने वहाँ से ये रिजल्ट अज्यूम कर लिया। अब आपने क्या करना है कि अगर आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव अल्फा के लिहाज से हो तो ये वाई बार क्या कह सकता है, तो पार्शियल वाई बार ओवर पार्शियल अल्फा। आपने अल्फा के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो ये अल्फा के लिहाज से 1 हो जाएगा, तो ये तो 0 है ना, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर ई टैक्स एज इट इज़ आ जाएगा, इनके ई टैक्स, ठीक है। यहाँ पर आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव इसका आप पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो ये ई टैक्स में कन्वर्ट हो गया, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे लिया। इसी तरीके से अगर आपके पास कर्व फैमिली डैशेस फॉर्म में हो तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये डैश आ जाएगा और यहाँ पे भी डैश आ जाएगा और ईटा ये भी डैश हो जाएगा। तो आपके पास ये फंक्शन बन जाएगा वाई बार डैश ऑफ एक्स इक्वल है वाई डैश ऑफ एक्स प्लस अल्फा ईटा डैश ऑफ एक्स। उसके बाद अगर आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव अल्फा के लिहाज से लेना है तो आपके पास कह सकते हैं कि ये आ जाएगा ईटा डैश ऑफ एक्स। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 3 मान लेना है। अब आपने क्या करना है कि आपने ना ये जो वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली ना, यानी पार्शियल वाई बार ओवर पार्शियल अल्फा, ये वाली वैल्यू आपने यूजिंग 2 से ले लेनी है ईटा ऑफ एक्स, और पार्शियल वाई डैश वाई बार डैश ओवर पार्शियल अल्फा की वैल्यू आपने यूजिंग 3 से ले लेनी है ईटा डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम 2 and 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो आपके पास सब्सटीट्यूट करने के बाद ये रिजल्ट बन जाएगा फाइनली। और ये रिजल्ट जब बन जाएगा फिर आपने क्या करना है फिर आपने ना इनके जो डेफिनेट इंटीग्रल है इनको सेपरेट कर लेना है, यानी कि फर्स्ट पार्ट के साथ डेफिनेट इंटीग्रल ये सेपरेट हो गया और ये सेकंड के साथ डेफिनेट इंटीग्रल सेपरेट कर लेंगे। ये आप इनको एडिशन फॉर्म में सेपरेट कर लेंगे, इनके ये आपके पास बन जाएगा इंटीग्रल डेफिनेट फॉर्म में x1 to x2 पार्शियल एफ और पार्शियल वाई बार ईटा एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेफिनेट इंटीग्रल x1 to x2 पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई बार डैश ईटा डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से ना इतने पार्ट को कंसीडर करना है। ये जो आपके पास ये सेकंड पोर्शन, यही फर्स्ट पोर्शन है और ये वाला सेकंड पोर्शन है। सेकंड पोर्शन को आप कंसीडर करेंगे कंसीडरिंग फ्रॉम इक्वेशन 4 इंटीग्रल x1 to x2। ये सेकंड पोर्शन आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने इसके ऊपर लगानी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने, यानी कि ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है और ये वाला आपके पास सेकंड पार्ट है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 2 पार्ट्स में होना ज़रूरी है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हुए ये क्या हो जाएगा, पार्शियल पार्शियल वाई बार डैश। तो जब इसका आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ईटा ऑफ एक्स, और इसकी जो लिमिट्स हैं x1 to x2 ये आपने शो अप कर ली, माइनस डेफिनेट इंटीग्रल x1 to x2। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ईटा ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और सेकंड जो फर्स्ट पार्ट ये वाला है इसका डेरिवेटिव लिया तो डी ओवर डी एक्स इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई बार डैश, यानी कि ये वाला पार्ट आपका डेरिवेटिव है और ये एज इट इज़ ईटा ऑफ एक्स यहाँ से यूज़ हो गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे जस्ट आपने ओपन की है, ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग ये वर्क हुआ है। उसके बाद क्या करना है, जब आप इसमें लिमिट्स अप्लाई करोगे ईटा, यानी कि अपर लिमिट अप्लाई करोगे और लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो ईटा x2 और ईटा x1 वो तो आपका इक्वल टू 0 है। वो स्टार्ट में हमने कहा था कि जब आपकी जो वेरिएशन कैलकुलस की जो आपके पास ऑप्टिमैलिटी टेस्टिंग पॉइंट होते हैं वो ईटा x1, यानी कि जो आपके पास ऑर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं x1 और x2 के अकॉर्डिंग ऑर्बिट्रेरी फंक्शन ईटा जो है, तो ईटा x1 और ईटा x2 आपको 0 ट्रीट कर रहा होता है। तो फिर वहाँ पे ईटा x1 x2 जब आप पुट करोगे तो आपके पास 0 हो जाएगा। वो आपने अपर पोर्शन में देखा हुआ है कि ईटा x1 और ईटा x2 इक्वल होते हैं 0 के, वो मैंने यहाँ पे 0 अप्लाई कर दिया, माइनस ये वाला पार्ट एज इट इज़ यहाँ पे राइट कर दिया हुआ है। ठीक है, ये इसमें कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये जस्ट ऐसे ही राइट हो गया। और उसके बाद यहाँ से ये 0 को रिमूव कर दिया तो ये एज इट इज़ ही आ गया, जैसे ही ऊपर लिखा हुआ था ये हमने ऐसे ही इसको राइट कर दिया हुआ है। उसके बाद आपने ना ये वाली जो वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 4 में पुट कर देनी है, यानी कि आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 में पुट किसके अकॉर्डिंग करनी है ये देख लें ज़रा। यानी कि ये आपने सोल्व किया था और इसको सोल्व करके आपने ये रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया है और ये जो रिजल्ट है आपने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पुट कर देना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में जब आप पुट करेंगे ये फर्स्ट वाला पार्ट तो एज इट इज़ था और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने ये फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी हुई है। तो ये नेगेटिव आपका ये देखें माइनस आ रहा है तो इसकी वजह से ये वहाँ पे प्लस की वजह नेगेटिव हो गया है।
फिर आपने क्या करना है, अब कॉमन लेना है। तो देखें कॉमन क्या आ रहा है कि आपके पास ईटा ऑफ एक्स दोनों पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, ईटा ऑफ एक्स भी दोनों में है और डी एक्स भी दोनों में है। इसको आपने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई बार माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई बार डैश। उसके बाद आपने अब क्या करना है, इन अबव एक्सप्रेशन वी ऑब्टेन्ड ऑप्टिमैलिटी रीजन एज। अब आपने इस रीजन के अंदर ये करना है कि ये जो आपके पास है ना ऑप्टिमैलिटी टेस्ट की जो एक मेंटेन रियलिटी होती है वो ये होगा कि ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट, इतना पार्ट ये ज़ीरो हो जाएगा। और इसको जब आप जीरो के इक्वल करेंगे तो ये रिजल्ट इस सेंस में बन जाएगा। इसको आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई बार माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई बार डैश इक्वल टू जीरो। व्हेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, जब अल्फा जीरो होगा तो आपके पास इक्वेशन डायरेक्ट कुछ इस सेंस में होगी। इक्वेशन डायरेक्ट क्या है कि वाई बार ऑफ एक्स इक्वल वाई ऑफ एक्स, या फिर से आप कह सकते हो कि वाई बार इक्वल टू वाई। सिमिलरली वाई बार डैश ऑफ एक्स इक्वल है वाई डैश ऑफ एक्स। ये आपकी बाउंड्री कंडीशंस हैं। ये उस वक्त है जब आपके पास कर्व फैमिली में अल्फा जीरो के इक्वल होगा तो आपके पास वाई बार इक्वल टू वाई हो जाएगा और वाई बार डैश इक्वल टू वाई डैश। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पुट करेंगे तो फाइनली आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा कि पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई बार पार्शल वाई डैश इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारा फाइनली आयले-लैग्रांज इक्वेशन का रिजल्ट प्रूफ हो गया। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आयले-लैग्रांज इक्वेशन। आल डियर स्टूडेंट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा ये थ्योरम। किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।